हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सर्वोत्तम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग एकदम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 15 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और हमने आपसे वादा किया था कि हम क्वेश्चन बैंक जो है सीरीज चलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और हमने 2023 का क्वेश्चन बैंक आपको करा दिया है। 2023 का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको मैंने करा दिया, वो आपके सर्वोत्तम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जाइए, अगर नहीं देखें तो फटाफट देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर। तकरीबन 80 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 2023 में जो पूछा गया था, और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करवाया है। और अभी हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एकदम मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी और मैं आ गया हूं आपकी तैयारी को एकदम चार चांद लगाने। मेरा नाम देव है, आप सब जानते हैं, ऑफलाइन के बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं। हम लोग सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ा रहे थे बच्चों को, और ये कोचिंग महेंद्र पोस्ट ऑफिस में है और क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाती है, और नीट जेडब्ल्यू के बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो आइए आपकी तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, और आपके लिए 2 लाइन एकदम बोल के जाएंगे भैया, एकदम 2 लाइन आपके लिए लाए हैं तो आपको सुना देते हैं। फिर तैयारी में थोड़ा सा जुनून आ जाएगा और फिर जुनून के साथ सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। आपने वो 2 लाइन सुनी होगी या फिर आपने सुनी या नहीं सुनी, कोई बात नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ कि मुश्किलें मुश्किलें दिल के इरादे अजमाती है, स्वप्न की निगाहों से पर्दे को हटाती है, गिरकर मत हारे मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो आइए, आपने जो ठोकर खाई है उसको सुधारते हैं, क्योंकि आपने चलना सीख लिया है। अब हम एग्जाम की ओर बढ़ते हैं या क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम हमारे पास है, हम उस हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हैं भैया, एकदम जो पिछले साल पूछे गए हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज है। अगर आपको फिर भी हमारे किसी भी टॉपिक में डाउट रह जाता है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, एकदम इजी वे में डाउट पूछ सकते हैं। कोई बुराई नहीं है आपको डाउट पूछने में, कोई संकोच वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग एकदम मस्त तैयारी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो भैया कर लो, क्योंकि टाइम कम है ना, टाइम कम है, टाइम बहुत कम है। चलिए पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप जानते हैं, सवाल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, एकदम बहुत इजी इजी सवाल आता है, और उसी सवाल की तैयारी हम करने वाले हैं। चलिए पहला सवाल आ गया। देखिए पहला सवाल है कि पौधे में नर जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। कह रहा पौधे का जो नर जनन अंग है वो कहाँ पाया जाता है। बता पाएंगे क्या आप? बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए आंसर बहुत ईजी है। पौधे में नर जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता होगा आंसर। मैं अगर पहले बता दूं तो ऑप्शन देकर बताइए, कोई बुराई नहीं है। ऑप्शन आपके पास है जड़, तना, पुष्प, फल। अब मुझे बताइए, ये जो पौधे के पुष्प होते हैं ये जनन भाग है ना। तो पौधे जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर पाए जाते हैं, उनके अंदर जनन की प्रक्रिया किसकी वजह से होती है, पुष्प की वजह से। तो पौधे का जो जनन भाग है वो पुष्प है। पुष्प के द्वारा ही पौधों में क्या होता है, जनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को इसका अंग्रेजी वर्जन देखते हैं, इंग्लिश वर्जन देखेंगे। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन द प्लांट, दैट इज कॉल्ड फ्लावर। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। अब इनमें से किन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, आप सब जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण में कई बार उसका रिएक्शन पूछ लिया जाता है, तो एक बार मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं विद द डेफिनेशन एग्जांपल के साथ। चलिए देखें, एग्जांपल आपके सामने, उसी एग्जांपल पे क्वेश्चन आ गया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सभी पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, मृदा से जल एवं खनिज लवण। ये जो खनिज लवण है ना, वो जल में घुलित होता है, जल में मिला हुआ होता है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो जल में घुलित होता है किस रूप में घुलित होता है, किस रूप में पाया जाता है। आप सब अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, आयन के रूप में घुलित होता है। चलिए आगे, है ना। इसके अलावा देखें ध्यान से, अगर इसके अलावा देखें ध्यान से, ये जो CO2 है, तो सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, है ना, अपना भोजन तैयार करते हैं। अपना भोजन बेटा क्या है, भोजन ग्लूकोज, गुल्लू गुल्लू कोज, गुल्लू गुल्लू कोज। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, C6H12O6। अब देखे होंगे कि कई बार सवालों में ग्लूकोज का फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। अगर ग्लूकोज का फार्मूला पूछता है तो क्या लिखिएगा, C6H12O6। अरे सबको आता ही है, हाँ सही बोल रहा हूँ, सबको आता ही है। अच्छा आपको नहीं आता क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लो ना, आप के लिए आया हूँ मैं, आपके लिए आया हूँ, ठीक है। साथ ही साथ, है ना,
ये बेटा ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, और कुछ पानी के कण भी है ना, कुछ पानी के अणु भी वेपर के फॉर्म में मुक्त होते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, याद कर लोगे। चलो इसको बैलेंस करके दिखाते हैं, कई बार बैलेंसिंग आ जाया करता है। यहाँ 6 कार्बन है तो इधर भी क्या होनी चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। इधर 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन होना चाहिए। यहाँ 6 होगा, यहाँ 12 होगा, ठीक है, यहाँ 12 होगा। एक बार देख लीजिए, इरेज करके देख लेते हैं। यहाँ 6 है तो यहाँ 12 होगा, 6 CO2, 12 H2O, 12 H2O। यहाँ बेटा इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे ग्लूकोज के फार्मूले को। यहाँ 6 होगा और यहाँ भी 6 होगा। आप चेक कर लेना, दोनों तरफ एटम के नंबर बराबर होंगे, इधर भी एटम के नंबर बराबर होंगे और इधर भी एटम के नंबर बराबर होंगे। अगर दोनों तरफ एटम के नंबर बराबर है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी हरे पेड़ पौधे में होती है। एक सवाल और पूछा गया था, है ना, क्या पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है। ऑप्शन अलग था उसमें, सवाल यही था लेकिन ऑप्शन अलग था। क्या अलग था, सभी हरे पेड़ पौधे, है ना, कुछ बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। तो बेटा कुछ बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट हैं, उनके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होती है, तो उनमें से वो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। कवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जो प्रोटिस्टा होता है ना, उनमें कई सारे या कुछ पौधे के जैसे जीव भी पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा के फैमिली में कुछ पौधे के जीव भी पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया आंसर इसलिए होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है सबसे पहले इस पृथ्वी पे प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया ने स्टार्ट किया था। हाँ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाम था उसका, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, है ना। जैसे दो नाम मैं आपको बता दूं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये जो है ना, सबसे पहले पृथ्वी पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करी थी। समझ में आया, समझ में आया तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एकदम फैला दीजिए, ताकि ये जो वीडियो है एग्जाम से पहले सारे बच्चों को पहुंच जाए और सारे लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। और आप भी इसका बेनिफिट उठाइए और दोस्तों को भी कहिए कि एकदम बेनिफिट उठाए, ताकि उनका भी नंबर बढ़े। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हमारा नंबर बढ़ जाए उसका नहीं बढ़े, ये एकदम अच्छी सोच नहीं है। आप एकदम शेयर करिए ताकि लोग पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, लोग उसका बेनिफिट उठाएं। इसके अलावा अगर आप किसी को आपकी वजह से किसी का अगर नंबर बढ़ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कर भला तो हो भला भाई, सिंपल सी बात है ना। आपकी वजह से अगर किसी का नंबर बढ़ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात है भाई। चलो आगे देखिए, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस का मतलब होता है, कहाँ होता है भैया, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। सबको पता चल गया, ओ हो, सबको पता चल गया। हाँ, ग्रीन प्लांट में प्रकाश संश्लेषण होता है, राजा जी सबको पता चल गया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस प्रकार से, ये एकदम गजब। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस प्रकार से बाहर निकलता है, किस प्रकार से बाहर निकलता है भैया, क्या कहाँ से बाहर निकलता है ये पूछिए। कह रहा है जल से बाहर निकलता है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की बात कर रहा है ये। ऑक्सीजन, डू यू नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते तुम, है ना। CO2 से निकलता है या ग्लूकोज से निकलता है या फिर डिक्टियोसोम से निकलता है। ये आंसर भैया चारों में टिक करके आ जाना तुम, है ना। ये चारों, ये मास्टर ने टिक किया था, ABCD है, सब आंसर है। अरे 4 में से कोई एक ही टिक करना होता है। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ ऐसा तुम लोग समझदार हो, जानते होगे कि 4 में से कोई एक टिक करना होता है ना। अच्छा ठीक है, ये जो जल है ना, जल से ही क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ये हरित लवक है, आप जानते हैं सभी लोग हरित लवक क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हाँ बच्चा, क्या कहते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है बेटा, कई सारे, है ना, थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम थैलाक्वाइड कहते हैं, है ना। ये स्ट्रोमा लैमेली है, ये स्ट्रोमा लैमेली है, थैलाक्वाइड है। ये जो थैलाक्वाइड है इसको थोड़ा बाहर बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड थैलाक्वाइड, 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 ठीक है। अब ये जो थैलाक्वाइड है, ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, जो पानी होते हैं, पानी, ठीक है, वो पानी टूटता है। पानी जब टूटेगा, ठीक है, जब पानी टूटता है ना, जब पानी के एक मॉलिक्यूल टूटते हैं, है ना, तो हाफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, और हाफ ऑक्सीजन रिलीज होता है और 2H प्लस, 2H प्लस, है ना, 2H प्लस आयन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं जब पानी टूटता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, अगर यही मैं कहूं कि अगर एक पानी के मॉलिक्यूल से आधा ऑक्सीजन टूट रहा है, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल से कितना ऑक्सीजन टूटेगा, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटेगा। ऑक्सीजन के 1 अणु टूटेंगे। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, जल से आ रहा है ना, वाटर से आ रहा है, बिस्लेरी से आ रहा है, किनले से आ रहा है ना, किनले से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पानी है, ये जो ऑक्सीजन है वो पानी से आते हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो CO2 के पास भी है, ऑक्सीजन तो
CO2 के पास भी है, तो क्या CO2 से ऑक्सीजन तो नहीं आया ना? नहीं भैया, पानी से आया है। हाँ, बहुत सिंपल बात है, पानी से आया है। तो जब पानी टूटते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पानी टूटता है, और पानी टूटने के बाद क्या होता है बेटा, है ना, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है ना, मुक्त होती है, मुक्त होती है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहा गया है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ओ माय गॉड, ये भी कोई सवाल है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पेट में, है ना, पेट में। पेट नहीं दिया, ओ माय गॉड, अमाशय दिया है ना। अमाशय का मतलब ही तो होता है पेट, है ना, पेट। आम भाषा में टंकी कहते हैं, जितना खाओगे उतना फैलता है, तो टंकी ही तो है, रोज भरते हो कि नहीं? टंकी तो है, हाँ, टंकी है पेट। पेट को ही क्या कहते हैं? टंकी कहते हैं। अरे भैया, स्टोमक कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, स्टोमक कहते हैं अंग्रेजी में। और जिनका बड़ा होता है उनको मच कह दीजिए, मच मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो जठर ग्रंथि, जहां वर्ड आ जाए जठर, जठर का मतलब रिलेटेड टू द पेट या अमाशय। तो अमाशय से जुड़ी हुई जो ग्रंथि होती है उसी को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। और ये भोजन के पाचन में क्या करती है? मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? पिछले स्लाइड में यानी कि 2023 के क्वेश्चन में ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है या कहाँ होती है। फिर सुन लीजिए, एक बार दोबारा सुन लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल में बदल जाते हैं, और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। जी हाँ बच्चों, कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ये कोशिका है, ये जंतु कोशिका मान लीजिए, पादप कोशिका, जो भी बोल दीजिए, ये कोशिका है। कोशिका में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में। ज़्यादा अंग्रेजी हो गया, ज़्यादा अंग्रेजी हो गया। अरे कर हिंदी कर देंगे, इसमें क्या है, हिंदी कर देंगे। लो, ये कोशिका है ना, कोशिका है। इसमें जो ग्लूकोज है, अरे जानते हो कि नहीं ग्लूकोज को? हाँ, जिसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। एक क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 6। चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो ग्लूकोज, हाइड्रोजन कितने? 12, और ऑक्सीजन भी 6। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक अम्ल में। और ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में जा सजना। चलिए, कोशिका द्रव में तुझे देखा तो ये कहाँ है भैया? आंसर डी आंसर है, साइटोप्लाज्म। डी आंसर है। चलो आगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। आगे देखो भैया, अगला सवाल है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? देखो भैया, शोषण 2 प्रकार के होते हैं, YBA और अवायबीय। सर शोषण किसे कहते हैं ये भी बता दीजिए, ये भी 2 नंबर सब्जेक्टिव में एक बार पूछा गया था। शोषण क्या होता है, शोषण को परिभाषित कीजिए, है ना। तो वैसे ही जब एक प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के विखंडन, अच्छा विखंडन नहीं समझते हो, टूटने, है ना, ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप, अच्छा कहाँ टूटेगा ग्लूकोज? कोशिका में, है ना। तो कोशिका में ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। आम भाषा में कहें कि ऊर्जा की प्राप्ति होने में, जिस प्रक्रिया से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वही शोषण है। तो शोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 2 तरीके से ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, एक YBA, एक अवायबीय। अरे ऐसी शोषण की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो उसे YBA कहते हैं, और जो अनुपस्थिति में हो, अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस, हाँ, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो या बिना ऑक्सीजन के हो, उसे अवायबीय कहते हैं। और जब ईस्ट की कोशिका में अवायबीय शोषण होता है तो इथेनॉल का निर्माण होता है। इथेनॉल नहीं लिखा है, इथाइल अल्कोहल लिखा है, क्योंकि इसी का, है ना, IUPAC नाम इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। हिंदी में लिख दें तो ऐसे, इथेनॉल। और जिसके लास्ट में ऑल लगा हो, क्या लगा हो, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, जिसके लास्ट में ऑल लगा हो वो अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी कि IUPAC नामकरण में आपको सिखाया गया होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, पेशेंस रखना है, एकदम ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके साथ हूँ। आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकती, किसी भी प्रकार की कोई समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक करिए, पूरा क्वेश्चन बैंक सीरीज देखिए, पूरा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करिए, अच्छा नंबर आएगा, विश्वास दिलाता हूँ अच्छा नंबर आएगा। डोंट वरी अबाउट डैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा बेटा, आप लोग एकदम पेशेंस बना के देखिए और थोड़े बहुत लोगों को पहुंचाते रहिए अवायबीय एनारोबिक, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सबसे छोटी, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? सबसे पहले बच्चों को ग्रंथि समझ में नहीं आता है, सुन लीजिए ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि क्या होता है? सुनो बच्चों, ग्रंथि क्या होता है? कोशिका या कोशिका के समूह, कोशिका या कोशिका के समूह, है ना, कोशिका या कोशिका का वह समूह जो किसी रासायनिक पदार्थ का
आहा, किसी रासायनिक पदार्थ का स्रावन करती है, यानी स्रावन मतलब सिक्रीट करती है, बाहर निकालती है, स्रावन करती है, उसे 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 हम ग्रंथि कहते हैं। उसे हम, हमारे जैसे कले उगले लोग, इसमें काला नहीं हुए हैं, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। कौवा काला होता है, कार्बन काला होता है, हम काले नहीं हैं, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। कह देते हैं लोग, कह दिए ठीक है, ससुरा कह दिए लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रंथि से कहते हैं। अब दो तरह की ग्रंथि होती है, एक नलिका वाली ग्रंथि होती है, एक नलिका विहीन ग्रंथि होती है। तो मैं बता दूं, दो प्रकार की ग्रंथि होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में इंडोक्राइन कहते हैं, इसको एक्सोक्राइन कहते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिनको लगे कि वीडियो स्लो है या फास्ट है, यूट्यूब पे का ऑप्शन आता है, सेटिंग पे जाइए और उसमें आप वीडियो को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। 1.0 पे नॉर्मल मोड है, आप उससे अगर स्लो में देखना चाहते हैं तो 0.75 पे देखिए, अगर आप उससे फास्ट में देखना चाहते हैं 1.25 1.5 तक देख सकते हैं। जहाँ तक आपको लैंग्वेज पूरी क्लियर हो जाए वहाँ तक देख सकते हैं। तो अगर जिनको लगे कि स्लो है वो फास्ट कर लीजिए, जिनको फास्ट लगे वो स्लो कर लीजिए, तो कर ही लोगे। हाँ चलो भैया, तो ग्रंथि कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर बात करें तो ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाई जाती है, नलिका नहीं पाई जाती है, इसमें नलिका पाई जाती है। तो ये अपना जो स्रावन है, ये अपना जो सिक्रीशन है, वो नली के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, नली के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, ठीक है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, तो इसमें नली पाई जाती है। ये अपना सिक्रेशन रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में या फिर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। देखो एकदम राइटिंग वाइटिंग क्लियर है ना? हाँ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। जैसे कई सारी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, है ना, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ जो मध्य मस्तिष्क होती है वहाँ पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, उसके थोड़े नीचे आइए तो थायराइड ग्रंथि होगा, उसके पीछे पैराथायराइड होता है, फिर आगे चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, है ना, चलते जाइए तो फिर एक किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, और किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बताओ जल्दी बताओ, नहीं बता दें, है ना, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। एड्रीनल किडनी के ऊपर ऐड होती है इसलिए नाम दिया गया है एड्रीनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। ये सारी ग्रंथि अपना सिक्रेशन रक्त में क्या करती है? स्रावित करती है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि में नली होती है, जैसे कि लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है। जैसे तुमको कोई एकदम पीट दे, दबा के पीट दे और उसमें से तुम दो बूंद आंसू एकदम गिरा देते हो फट से, है ना, आंसू छलक जाता है तुम्हारा, और फिर एकदम प्यार भी तुमको एकदम गजब का मिलता है। तो आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, है ना, तो उसमें छोटी छोटी डक्ट होती है ना, उस ग्रंथि को हम कहते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। आपके शरीर से जो पसीना निकलता है ना, तो पसीने से ये जो त्वचा है ना, उसमें छोटी छोटी डक्ट होती है जो पसीने को बाहर निकालती है, उसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड। स्वीट नहीं, स्वीट मतलब मीठा होता है, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, है ना, पसीना ग्रंथि। तो उन सब ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि होते हैं। एक और ग्रंथि का नाम आप सुने होंगे, लार ग्रंथि। जैसे कुछ लजीज खाने को मिल जाए या देख लेते हो तुम, जैसे कुछ बढ़िया देखते हो दूर से, खासकर लड़कियों को पता है एक बात, है ना, बोला नहीं चाहिए, लेकिन लड़कियों को पानी पूरी देखते ही ठेला वहां लगा है, यहीं से लार बनना शुरू हो जाता है, एकदम निकलना भी शुरू कर देती है। चलिए आगे देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो इसमें नलिका पाई जाती है, ठीक है। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि छोटी? आई होप आपको अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इनमें से छोटी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये मटर के जैसा होता है, मटर के जैसा, मटर देखे हो, तन्नी से होता है, तन्नी से, मटर के जैसा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। इसमें दो लोब होते हैं, एक बाहर वाला एक अंदर, इसको एंटीरियर लोब कहते हैं और इसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं, पोस्टीरियर लोब। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया एक क्वेश्चन पे, हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि भैया आपका एकदम कोई भी सवाल ऐसे गलत करके नहीं आओ, तुम सब सवाल के आंसर सही करके आओ, है ना। अब मान लो तुम्हारे पास 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में 40 बनाना है और 40 में भी तुम गलती करके आ गए, ये तो बड़ी दुख वाली बात हो जाएगी, है ना। लोगों आपको ऑप्शन दे, ठीक है, दो ऑप्शन दे आपको, ठीक है, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या है? करोड़पति बनने का है, ठीक है, एक ऑप्शन करोड़पति बनने का है, और तुम वो भी चूज करके नहीं आओ, है ना, वो भी चूज करके नहीं आओ। दो ऑप्शन आपके सामने है, ये देखो, ये दोनों में से कोई एक है, ये करोड़पति का है, ये कुछ नहीं है, तो तुम क्या चूज करोगे? करोड़पति वाला ना। अब पता है तुमको ये करोड़, तब भी चूज नहीं करोगे, तब तो गलत बात है, तब तो बहुत गलत बात है। अभी 80 क्वेश्चन है, 40 बनाना है, अरे भैया अब तो सही बना लो। इसलिए एक क्वेश्चन पे प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, तो घबराइए मत,
आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम कर लिए। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ऑर्गन। यार पिट्यूटरी बता तो दिया है ना। पौधे के वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया को क्या कहते हैं? ह्रास मतलब होता है निकलना, कमी हो जाना। इतना कठिन हिंदी तुमको आता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है, कि पौधे के वायवीय भागों से जल का ह्रास होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? ये पत्ती है, पत्ती के, है ना, पत्ती के सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। अरे भाटा नहीं, स्टोमाटा। आई बैगन, आई बैगन, आई बैगन नहीं कहते हैं इसको, स्टोमाटा कहते हैं। ये देखो ऐसे बैगन का कलर, हाँ बैगन कलर थोड़ा कम दिखाई देता है, बैगन का कलर, बैगनी कलर थोड़ा कम दिखाई देता है, छोड़ो नहीं बनाएंगे, है ना। इसको हम स्टोमाटा कहते हैं। तो दिस इज स्टोमाटा, स्टोमाटा, या फिर इसको हम रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि पौधे का जो वाष्प है या जल जो है वो बाहर निकलता है ना। तो रंध्र के द्वारा ही जल क्या होता है? पौधे के वायवीय भाग, जैसे पत्ती हो गया, और भी कई सारे भाग होते हैं जिनके द्वारा जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मुख्यतः पत्ती के द्वारा ही क्या होता है? वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो इससे जल की पौधों में कमी हो जाती है ना, जल की कमी हो जाती है, ट्रांसपिरेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। इसीलिए कई बार जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनमें जो ये जो पत्ती है वो कांटे में बदल जाया करता है, ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो। क्योंकि अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तो जल की कमी होगी, और जल की कमी होने से वैसे ही मर जाएगा वो, है ना, वैसे ही मर जाएगा वो, वैसे ही मर जाएगा, है ना, जैसे तुम उसके बिना मर जाते हो। नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था, ये बोलना गलत बात है, गलत बात है मास्टर। घेंगा रोग पनपता है। देखिए जब आयोडीन की कमी होती है ना, आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको घेंगा रोग कहते हैं, है ना। आयोडीन की कमी से, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो रोग डिजीज होता है, जिसको ग्वाइटर कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर घेंगा कहते हैं, या फिर गलगंड की बीमारी कहते हैं। इसमें रोगी का गला फूल जाता है, ऐसे बड़ा सा हो जाता है। अब सवाल ये है कि आयोडीन की कमी से क्यों, है ना। आयोडीन की कमी से ये आयोडीन जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के काम में आते हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता, जिसकी वजह से ग्वाइटर नमक रोग हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कई बार नमक के प्रचार बड़ी जोरों शोरों से चलते हैं, जैसे टाटा नमक देश का नमक, है ना। अब देखिए टाटा नमक देश का नमक, ये मुझे समझ में नहीं आया, है ना, कि ये टाटा नमक है कि देश का नमक है ना। तो इसको नेशनलिटी से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति की भावना में डूब जाए और टाटा नमक के अलावा कोई दूसरा नमक नहीं खरीदे। चलिए टाटा नमक अच्छा नमक भी होता है, आगे बढ़ते हैं। और आपको आपके जितनी भी मम्मियाँ होती है उनको पता है ना कि जो हमारा बच्चा है उनका दिमाग कमज़ोर है, तो नमक खिलाएंगे तो आयोडीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, थायरोक्सिन का निर्माण होगा, और थायरोक्सिन का निर्माण होगा तो थायरोक्सिन जो है मानसिक रोगों से बचाने का काम करता है, या फिर ब्रेन को डेवलप करने का काम करता है ना, मस्तिष्क का विकास में मदद करता है। तो अब हर बच्चे को, हर मम्मी को लगता है कि उसका बच्चा कमज़ोर है, जैसे कि हमारी मम्मी को भी लगता होगा। तो सारे बच्चे की मम्मी को लगता है कि उसका बच्चा कमज़ोर है, तो एकदम पानी में नमक मिला के एकदम पिला देती है ना। खाने में नमक, जो कभी ज़्यादा नमक पड़ गया कोई दिक्कत नहीं, खा लो, आयोडीन है ना। ज़्यादा नमक खाना भी हानिकारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें ये ग्वाइटर नामक रोग देखने को मिलता है। पहाड़ी लोगों को नमक नहीं मिलता है ना, इसलिए सरकार अब देश भर में नमक पहुंचाने का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो आपको पहले ही बता दिया था, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, है ना। हल्का सा पीला होता है। तो रक्त में दो भाग होते हैं, ठोस भाग होता है, तरल भाग होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ये जो वीडियो था अपना 2023 का, उसमें जाके देख लीजिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। क्योंकि बेटा टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना से नया क्वेश्चन होगा पूरा भरपूर एक्सप्लेन करेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने बता रखा है, ठीक है, उसको कोशिश करेंगे समरी के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बताने का। अगर आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर वहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ जाके बताया गया है। डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा। चलिए आगे। रक्तचाप को मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए रक्तचाप को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तुम देखोगे डॉक्टर साहब जो यहाँ जो है ये बांध दिया करते हैं ऐसे, और एक पंप होता है जिससे वो क्या करते हैं, पंप करते हैं, और फिर उससे जो आपको एक ब्लड प्रेशर, एक मरकरी होता है, मरकरी ऊपर जाता है, और मरकरी का प्रेशर ही ब्लड प्रेशर के टर्म में व्यक्त कर दिया जाता है। और एक सामान्य रक्तदाब जो है, ब्लड प्रेशर, है ना, एक समान रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर, वो 120/80 mmHg होता है। ये तो सबको पता है, सबको पता है। अरे आता है कि नहीं आता? हाँ आता है सर, ये तो आता है, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। हैं हल्के में ले होंगे का है, बिहार बोर्ड में तो हल्के में है नहीं भैया, बिहार बोर्ड वाले एकदम शानदार होते हैं, जबरदस्त होते हैं, है ना। कहीं भी आग लगा सकते हैं, कहीं भी आग लगा सकते हैं। आपके अंदर वो आग है, बस जगाइए थोड़ा आग को। चलिए आगे देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, पौधों में, पौधे और जंतुओं दोनों में।
देखिए हमारे अंदर भी पसीने बाहर निकलते हैं, ठीक है, और पसीना क्या होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया करता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है ना कहाँ पाई जाती है बताइए, पौधे या जंतुओं में, है ना। तो पौधे या जंतुओं में कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन दिया रखा है सी, पौधे और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। तो ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन किसको, जंतु दें या पौधा दें, जंतु दें या पौधा दें, बताओ क्या कौन सा आंसर होगा। सोचो थोड़ा, कमेंट करो भैया, हम तो आंसर बता ही देंगे आपको, है ना। सोचो थोड़ा, कमेंट करो क्या हो सकता है आंसर, है ना, क्या हो सकता है आंसर, है ना, बता देते चलो, ठीक है। मुख्यतः ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये पौधों में होती है, लेकिन जंतु में भी पसीने बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली दोनों आंसर दिया तो इसको हम दोनों टिक कर देते हैं। चलिए आगे, बोथ एनिमल एंड प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। देखिए दो प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, एक बंद परिवहन तंत्र होता है और एक होता है खुला परिवहन तंत्र, जिसमें रक्त का प्रवाह बंद नलियों में होता है। जैसे हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो धमनी और शिराओं में होता है, तो हमारे पास बंद परिवहन तंत्र है, और जिनमें रक्त का प्रवाह बंद नलियों में नहीं होता है उसे हम खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है बेटा, देखो घोड़ा में बंद परिवहन तंत्र होता है, मानव में बंद परिवहन तंत्र होता है, ऊंट में बंद परिवहन तंत्र होता है, जितने भी उच्च वर्गीय जीव हैं उनमें बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसमें भी उच्च वर्गीय जीव है उसमें बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो तिलचट्टा बहुत ही निम्न वर्गीय जीव है ना, ये कीट के श्रेणी में आता है, इसके अंदर ये ऑर्थोपोडा का मेंबर है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का बंद परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, इसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टा आंसर हो जाएगा। कॉकरोच लड़कियों का फेवरेट, देखते ही 3 फीट ऊपर उछल जाती है, हाँ लड़कियों का फेवरेट है भाई, हाँ फेवरेट है। रक्त क्या है भैया, उत्तक है, उत्तक टिश्यू है ना। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। सर तरल क्या होता है, असंयोजी क्या होता है, दोनों बता देते। तरल मतलब वो भाग वो पदार्थ जिसमें ठोस और द्रव भाग दोनों पाए जाते हैं, ठोस द्रव दोनों होते हैं, ठीक है, उसको तरल कह दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ठोस भाग भी है, द्रव भाग भी है। संयोजी का मतलब ये जो रक्त है वो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, संयोजी ऊतक कह दिया जाता है। तो रक्त क्या है बेटा, एक ऊतक है जो हमारे शरीर में अलग अलग अंगों के बीच में संबंध स्थापित करने के काम में आता है। इतना ही नहीं, इसके अलग भी बहुत सारे काम है, एक सब्जेक्टिव में पूछा भी गया, तो एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहा मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, एक पिगमेंट होता है। देखिए रंग देने का काम है ना, आपने गाना सुना होगा, रंग दे तू मोह गेरुआ, है ना, वो गाना है। तो रंग देने का काम पिगमेंट का होता है, और शाहरुख खान जी को पता ही नहीं होगा, नहीं पता है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। पिगमेंट का काम क्या है, पिगमेंट का काम है रंग देना। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक, जो रंग प्रदान करे, ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसकी वजह से है ना रंग आता है। जैसे पौधे में हरे रंग एक पिगमेंट की वजह से आता है, वर्णक की वजह से आता है, जिसका नाम क्लोरोफिल है। तो पौधे के पत्तियों का रंग हो गए, तना का रंग हो गया, ये सब हरा किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब यहाँ कह रहा है कि जो मूत्र है, मूत्र का रंग पीला होता है, क्यों होता है बता दें, नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ यार, कमेंट वाला ऑप्शन ऑन है, तुम वहां जाके कमेंट करके बताओ कि क्या होगा। हाँ तब तक हम थोड़ा इंतजार कर लेते तुम्हारा, कर दिए, हाँ ठीक है ना, यूरोक्रोम सही आंसर, वेरी गुड, सही आंसर है, वेरी गुड, है ना, यूरोक्रोम। ये एक पिगमेंट है, वर्णक है, जिसकी वजह से है ना मूत्र का रंग पीला होता है, पीला होता है। हाँ चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। अब देखिए उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं, है ना, दोनों जनन तंत्र हो, नर जनन तंत्र भी हो, मादा जनन तंत्र भी हो, उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। तो उभयलिंगी नर और मादा दोनों किसमें पाया जाता है। हाथी नर मादा अलग अलग होते हैं, तो दोनों एक ही जीव पे नहीं पाया जाएगा, तो आंसर नहीं होगा। गाय नर मादा अलग होते हैं, है ना, तो दोनों एक ही जीव पे नहीं होते हैं, है ना। कुत्ता नर मादा अलग होते हैं। केचुआ, इसमें आप नर मादा पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके शरीर पे नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तो पता ही नहीं कर सकते हो तुम। हाँ तो ये आंसर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में हार्माफ्रोइड कहते हैं, नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं इसमें। चलो चलो भैया, तो अर्थवम हो जाएगा इसका आंसर। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में। देखिए हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है वो अमोनिया बनता है, इस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम हमारे लिवर का है। लिवर, वेर इज लिवर, लिवर, अरे लिवर नहीं है, यकृत, लिवर को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, यकृत, है ना, यकृत, करेजी, करेजी, यकृत, ठीक है। तो ये जो यूरिया है, ये यूरिया को कैसे बना, पहले हमारे शरीर में बना अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ये अमोनियम हो जाता है, NH3 होगा, अमोनिया। इस अमोनिया को यूरिया में, है ना, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 कौन H2, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज यूरिया, दिस इज यूरिया, दिस इज अमोनिया,
ठीक है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम हमारे लिवर का है, यानी कि यकृत का है। भैया एक यकृत जो है ना अकेले 500 फंक्शन करता है। यस, मल्टीटास्किंग ऑर्गन है। चलिए आगे, तो ये यकृत हो गया, लिवर हो गया, आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी बातें समझ में आ रही है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा के ठोकिए, दबा के लाइक से ठोक दीजिए, फैला दीजिए एकदम, है ना। सारे बच्चों को पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, है ना। बिना टाइम वेस्ट किए अगला सवाल देखते हैं। गजब का सवाल है भैया। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन का क्या नाम है? क्या ऐसा कौन सा रसायन है जो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले जैव आवर्धन होता क्या है ये तो समझा दो मास्टर। तो मास्टर समझा रहा है, देखो जैव आवर्धन क्या होता है कि आपको पता है कि प्रत्येक जीव इस पारितंत्र में, यानी कि इस तंत्र में या फिर आसपास एक दूसरे पर निर्भर करता है या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो जैसे आप एक क्रम समझिए कि पेड़ पौधे को कौन खाया, पेड़ पौधे को कौन खाता है? ठीक है, कीट। कीट, कीट को किसने खाया, है ना। कीट को किसने खाया? मुर्गी ने या मुर्गा ने, जो भी है, मुर्गी मुर्गा जो भी है। मुर्गा को किसने खाया? मानव ने, मानव ने। ठीक है। अब देखो जब हम पेड़ पौधे उगाते हैं तो उसमें डीडीटी का, यानी कि जो डीडीटी है वो पीरकनाशी होता है, तो इसका छिड़काव करते हैं। तो ये जो डीडीटी है वो पेड़ पौधे के द्वारा क्या किया जाता है? ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, और ये पौधे में रहते हैं, यानी कि इसका डाइजेशन नहीं होता है। अब ये जो पौधे में डाइजेशन वैसे भी नहीं होता। चलिए आगे। हाँ, तो डीडीटी, अब ये डीडीटी जो है ना, पौधे से कहाँ चला जाएगा? कीट में। कीट में भी इसका डाइजेशन नहीं हुआ, फिर कहाँ चला जाएगा? मुर्गी में। इसमें भी इसका डाइजेशन नहीं हुआ, और मुर्गी से कहाँ चला जाएगा? मानव में। इस प्रकार जो है, यानी कि इस प्रकार जो है लगातार लगातार इसमें जो हानिकारक पदार्थ है इसमें चला गया, इसका हानिकारक पदार्थ इसमें चला गया, इसमें हानिकारक पदार्थ इसमें चला गया। आवर्धन का मतलब देखिए क्या हो रहा है? बढ़ना। तो जो हानिकारक पदार्थ है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसके पास डीडीटी था, ठीक है, डीडीटी था, इसके शरीर का कुछ हानिकारक पदार्थ है, ये इसको पेड़ पौधे को कीट खाया, तो ये जो हानिकारक पदार्थ है इसमें चला गया। कीट है, डीडीटी एक हानिकारक पदार्थ है, पेड़ पौधे का हानिकारक पदार्थ और कीट का हानिकारक पदार्थ, तीनों मिलाकर यहाँ चला आया। मुर्गी का हानिकारक पदार्थ, कीट का हानिकारक पदार्थ, डीडीटी, ये सब मिलाकर किसमें चला गया? मानव में चला गया। तो लगातार लगातार अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा क्या होती गई? बढ़ती गई। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में, ये जो मैंने श्रृंखला बनाया है, यानी कि खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, और इसी एक श्रृंखला का निर्माण होता है, और इस श्रृंखला को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में लगातार अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा क्या होने जाती है? बढ़ते जाती है। इसी को जैव आवर्धन कहा जाता है। और इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि डीडीटी इज द करेक्ट आंसर। ये अब ये करके दिखाएंगे। चलो आगे बना के दिखाएंगे। आगे बना के दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता क्या होता है? पारितंत्र में दो प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। पारितंत्र में दो प्रकार के जीव होते हैं, पारितंत्र में, ठीक है। एक तो होता है उत्पादक, उत्पादक, और दूसरा होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता। उत्पादक जो भोजन का उत्पादन स्वयं करे, ठीक है, जो भोजन का उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहते हैं। और ये जो उपभोक्ता होता है जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करता है, उत्पादक से, ठीक है। तो उत्पादक से जो अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे जितने भी सभी हरे पेड़ पौधे वो उत्पादक के श्रेणी में आते हैं, और जितने भी मानव है या फिर परजीवी जीव हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं वो उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या क्या लिखा है ना। इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक यानी प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलेंगे? ये पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को किसने खाया? किसने खाया? खरगोश ने, खरगोश ने, खरगोश ने। खरगोश को किसने खाया? है ना, खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने, लोमड़ी ने। लोमड़ी को कौन खा जाए? शेर, शेर। अब मुझे बताओ ये जो पेड़ पौधा है, ठीक है, इसको तो उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो उत्पादक को अपने या जिस जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है ना, जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? उत्पादक से। तो ये जो खरगोश है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, और जो खरगोश से अपना भोजन प्राप्त करता है, प्राथमिक से जो अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता से जो अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, या फिर शीर्षार्थ टॉप कंज्यूमर कह देते हैं। चलिए इसको, तो ये जो खरगोश है प्राथमिक उपभोक्ता कैटेगरी में आ गया। और खरगोश कैसा जीव है? शाकाहारी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स। चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। हाँ, कट लो, जल्दी कट लो, फटाफट कट लो। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल यानी ऐसा जल जो भूमि के अंदर होता है। चलिए भूमि के अंदर तो समुद्र हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, है ना।
तो नदी, तालाब, कुआं, ये कुआं क्या है बेटा, भूमिगत जल है। और भूमिगत जल को हम क्या करते हैं, खोद के बाहर निकाला जाता है, या फिर जो कुआं है वो खोदा जाता है, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी है उसे खोद कर बाहर निकाला जाता है। इसी तरीके से कुएं बनाए जाते हैं। तो आप जो कुआं देखें, ये भूमिगत जल का उदाहरण है, वेल। यस, वेल। 21 नंबर सवाल देख रहे हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। डार्विन जी ने क्या कहा था कि जो जीव इस पृथ्वी पर स्टार्ट है, जो जीव इस पृथ्वी पर संघर्ष करता है वो जीव अपने अस्तित्व को क्या करता है, कायम। तो जो जीव इस पृथ्वी पर संघर्ष करने में सक्षम होता है वही क्या होता है, इस अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अदरवाइज वो फिर क्या होता है, विलुप्त हो जाया करता है। जैसे कि डायनासोर, तो पर्यावरण के अनुरूप जो जीव अपने आप को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, वही जीव क्या होगा, इस पृथ्वी पर सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेगा। तो डार्विनवाद कहलाता है, यानी कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन का लॉ है ये डार्विन जी ने दिया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, जिनमें कहता है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे, अरे ग्रीन पौधे क्या कहलाते हैं, ये तो बहुत इजी सवाल है, अभी जस्ट पहले ही बताया था, वेरी इजी है ना, सबको पता होगा। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी हरे पेड़ पौधे वो भोजन का उत्पादन करते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे वो भोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर। भैया हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते है ना, तुम कहोगे हमारा खाना तो हमारी मम्मी बनाती है, पौधा कब से बनाने लगा है ना। अरे मम्मी खाना बनाती नहीं है, पकाती है। बनाने और पकाने में अंतर है ना। मम्मी खाना बनाती नहीं है, पकाती है। डू यू नो कुक। हाँ, चलिए आगे। अंडोत्सर्ज का कारण क्या है, अंडोत्सर्ज का कारण क्या है, अंडोत्सर्ज होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। पिछले 2023 वाले क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको समझाया है, और 2022 वाले में ये अंडाशय है। ये अंडाशय है। अंडाशय में पाई जाती है अंडाणु, और अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना ये अंडोत्सर्ज कहलाता है। अंडोत्सर्ज कहलाता है। राजा जी क्या कहलाएगा, अंडोत्सर्ज कहलाएगा। और ये जो अंडोत्सर्ज है ये मासिक चक्र के 14वें दिन, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से दिन अंडोत्सर्ज होता है, तो मासिक चक्र के 14वें दिन, 14th डे है ना। तो उस समय क्या होता है कि जो एलएच है ना अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है, और एलएच के पीक लेवल के पहुंचने की वजह से ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल बोल रहे हैं, ये जो अंडाणु है ये अंडाशय से बाहर निकल जाता है। तो ये एलएच हो गया, आंसर हो गया एलएच। बहुत सिंपल था, बहुत ईजी सवाल है ना, बहुत ईजी सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। कॉज ऑफ इवोल्यूशन, एलएच। चलिए लैंगरहंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है, ये लैंगरहंस की दीपिका, ये साइंटिस्ट का नाम लैंगरहंस है। तो लैंगरहंस की दीपिका आपको आग्नेयाशय में देखने को मिलेगी। आप अगर पाचन तंत्र के बारे में जानते होंगे कि एक ग्रंथि होती है आग्नेयाशय, पत्ती की जैसी दिखाई देती है, पत्ती की जैसी दिखाई देती है। तो आग्नेयाशय ग्रंथि है जो पत्ती की जैसे दिखाई देती है, पत्ती की है ना। और इसमें ये नली है इसकी, और ये एसी नाई है, एसी नाई, और यही पाचक रस का स्रावन करती है। और इसके अलावा ये कोशिका का समूह होता है, इसमें कोशिका का समूह होता है। इस ग्रुप ऑफ सेल को लैंगरहंस की दीपिका कहते हैं। तो ये जो अपना है ये लैंगरहंस की दीपिका है, और इसका दो काम है, एक तो ये इंसुलिन बनाती है, और एक गुल्कागोन बनाती है। इंसुलिन का काम है रक्त की मात्रा को, या रक्त में शर्करा की मात्रा को कम कर देना, और गुल्कागोन का काम है रक्त की शर्करा की मात्रा को बढ़ा देना। जैसे तुम पार्टी में गए और एकदम 20-30 रसगुल्ले खा गए। अब जो तुम इतना रसगुल्ला खाए हो, भर भर के कार्बोहाइड्रेट खाए हो, तो आपके खून में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन क्या 20 रसगुल्ले खाने से अपने को डायबिटीज होती है, नहीं होती है। 20 रसगुल्ले खाने से डायबिटीज नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास गुल्कागोन है। तो फिकर नोट, गुल्कागोन क्या करता है कि आपके शरीर में या आपके रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है उसको क्या करते हैं, ये इंसुलिन क्या करता है कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई वो कम कर देता है। लेकिन अगर आपने लंबे समय तक नहीं खाया तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। तो उस समय क्या होता है कि आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, क्या मिलती है, जो आपके शरीर में संचित भोजन है उसको जो हमारा गुल्कागोन है वो क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और इससे हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका काम है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, इसका काम है ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। ये दोनों एंटागनिस्टिक काम करते हैं, यानी विपरीत क्रिया के द्वारा काम करते हैं। चलिए आगे, अगला सवाल है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, और अगर समझ में आ रहा है तो एकदम कमेंट करिएगा, हाँ सर समझ में आ रहा, थैंक यू लिखना है तो लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखना है तो एकदम पूरा फोकस कर लो इस पर। चलिए, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किनका होना जरूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा, यहाँ जो ग्रंथि होती है इसको कहा जाता है थायराइड ग्लैंड, और इसी थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसे कहा जाता है थायरोक्सिन।
और ये थायरोक्सिन मानसिक विकास के लिए ज़रूरी होता है और थायरोक्सिन के निर्माण में आयोडीन का होना ज़रूरी है। इसलिए कई बार मम्मी टाटा नमक खिलाती है। टाटा नमक देश का नमक, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए आगे, आयोडीन आंसर मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत प्यारा सवाल है और बड़ी थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया सवाल का, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, लेकिन डोंट वरी, हम आपको इसका आंसर बता देंगे। निसल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? निसल कणिका एक सेल है जिनका नाम न्यूरॉन है। अब जानते हैं न्यूरॉन हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और इसी न्यूरॉन के बारे में आपको 5 नंबर में एक बार पूछा गया था कि इसकी संरचना का वर्णन करें। आप लोग 5 बार, कम से कम 5 बार इसका डायग्राम का एकदम एक्सप्लानेशन करिएगा, है ना, विद नेम, एक्सप्लानेशन विद नेम, ठीक है। तो कम से कम 5 बार जरूर आप इसको करिएगा और 5 बार करके आप अपने रफ कॉपी में ट्राई करिएगा एग्जाम में ये डायग्राम बनाने का। अगर आपको डायग्राम बन जाता है तो समझिए 5 नंबर आपका। तो न्यूरॉन में निसल्स सेल्स पाई जाती है, निसल्स ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। चलिए अब अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अब मानव मस्तिष्क का वजन, है ना, लगभग 1.5 kg का होता है, लेकिन महिलाओं में और पुरुषों में इसका वजन वेरी करता है या अलग अलग होता है। अब जानते हैं कि महिलाओं में थोड़ा सा दिमाग कम होता है ना। अब देखते हैं कि क्या बात है भाई, एकदम दिमाग कम होता है, कुछ महिलाएं इससे रूठ जाती हैं, लेकिन सच्चाई है, फैक्ट है, महिलाओं में जो दिमाग होता है वो कम होता है। मेल में यानी कि पुरुष में जो दिमाग होता है ना, पुरुष में दिमाग होता है आपका 1400 ग्राम यानी 1350 ग्राम के अराउंड, ठीक है, 1400 ग्राम के अराउंड। और जो महिला होती है उनमें जो दिमाग होता है उसमें दिमाग होता है 1250 ग्राम। तो वजन में अंतर है ना। अगर इसको तुम केजी में बदलो तो 1000 से भागा लगाओगे तो ये हो जाएगा 1.4 kg और ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.2 kg। आंसर आपको मिल गया होगा, ये सी नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फटाफट करेंगे भैया, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखें। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु, है ना, प्रयुक्त लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। आप एक बात बताइए मुझे पहले, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, यानी पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। हाँ सही बोल रहा हूं मैं, विश्वास रखिए, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी है समझना। जैसे मान लीजिए एक महिला है और उस महिला ने करवा चौथ की फास्टिंग रखी है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि करवा चौथ में होता क्या है कि एक छलनी होती है, एक चांद होता है और अपने पति को चांद के सामने रख के छलनी में ऐसे दिया हुआ रख के या छलनी से देखा जाता है। अब मुझे बताइए उस महिला को क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। अगर उस महिला को निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। तो छलनी से क्या अपने पति को भी देखती है, चांद को देखेगी। और उसका पति भी टकला है, तो 2 चांद एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या? नहीं, एक चांद दिखाई देगा लेकिन दूसरा चांद नहीं दिखाई देगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा चांद दिखाई देगा और कौन सा चांद नहीं दिखाई देगा। आई होप आप समझ गए होंगे, पास वाला चांद तो दिखता है लेकिन दूर वाला चांद नहीं दिखाई देगा। और दूर दृष्टि दोष में भी कुछ ऐसा ही होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, मान लो एक ऐसी महिला है जिनको दूर दृष्टि दोष है, वो भी करवा चौथ का व्रत रखी है, तो उसमें 2 कंडीशन आ गया। एक दूर का दिखाई देगा, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। अब जब वो चलने से अपने पति को देखेगी, उसका पति भी बाई चांस टकला है, तो 2 चांद यहाँ भी हो गए। अब 2 चांद यहाँ भी हो गए, तो अब मुझे बताओ दूर का चांद तो दिखाई देगा लेकिन अपना ही चांद नहीं दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, है ना, एक ट्रिक बनाता हूं मैं। यहाँ देखें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। ये अलग क्वेश्चन है, ये सवाल से अलग है, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। आप देखिएगा जब मैं अगला क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आऊंगा उसमें आपको दिखाई देगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें याद रखिएगा, उर्दू दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। हाँ, उत्तल क्या लगाते हैं? उत्तल, ठीक है। अब तुमसे सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, है ना, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? प्रेस्बायोपिया कहते हैं इसको, अंग्रेजी में प्रेस्बायोपिया कहते हैं। और इसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उसमें जो इमेज बनता है वो बनता है रियल इन्वर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल, पूरे 2 लाख रुपए के लिए। ये तो जीजा वाला सवाल है, ये जीजा वाला सवाल है। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, जीजा वाला सवाल है ये। देखो कैसे कह रहा, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है? तुमने वो गाना सुना होगा बुलेट पर जीजा वाला, है ना। तो उस गाने में क्या है ना कि जीजा जी बुलेट पे होते हैं, पीछे कौन होती है ये नहीं बताऊंगा मैं,
जीजा जी बुलेट पे होते हैं, और जीजा जी इस बुलेट पे बैठता है ना तो दोनों तरफ क्या होगा भैया, दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं, है ना, और पीछे वो लोगों को देख सकता है ना, हो सकता है पीछे पत्नी आ रही हो या पीछे लोग हो, पीछे लोगों को देख सकता है। तो जो मिरर बगल में यूज किया गया है, गाड़ी के साइड में जो यूज किया जाता है, उसमें उसमें क्या होता है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग, सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो मिरर है वो उत्तल दर्पण है, यानी कि कन्वेक्स मिरर है। आप मिरर देखे होंगे, इस तरीके का मिरर होता है, थोड़ा सा कर्व होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो ये मिरर होता है। अब इस मिरर की खास बात ये है, कई बार पूछ लिया जाएगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है। 2-3 रीजन है। पहला रीजन है कि ये जो दर्पण है, ये जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और आप सब जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। कैसे याद रखिएगा, काशी, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वाऊ, है ना, वाऊ, ऐसे याद रखिएगा, वाऊ, है ना, वास्तविक उल्टा होता है और काशी काल्पनिक सीधा होता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है बेटा, सीधा। तो पहली बात, जब गाड़ी के साइड मिरर में इसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होगा कि जो पीछे का सीन होगा, जैसे कार है तो कार आपको सीधा दिखाई देगा, अगर कार उल्टा हो दिखाई दे तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। यानी जो कार है वो आपको सीधा दिखाई देता है क्योंकि उत्तल दर्पण होते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा दिखाई देता है, तो अब बड़ी सी कार एकदम छोटी दिखाई देगी, ताकि पूरा का पूरा ट्रैफिक या पूरा का पूरा पीछे का सीन क्या हो जाए, उस मिरर में दिखाई दे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइसन प्रो पर बैठ के बुलेट पे जीजा वाला गाना मत गाना, हाँ, पाइसन प्रो पर वो गाना नहीं बजाते। चलिए आगे, 30 नंबर सवाल है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अरे भैया, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, पहले अवतल लेंस बता दो। अवतल लेंस है ना, हाँ अवतल लेंस, ठीक है। अब देखो इस तरीके का अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का होता है। ये जो अवतल लेंस है, इसमें आपको आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, सीधा भी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कहीं भी रख दीजिए तो इनमें से सभी हो जाएगा। चारों आंसर मत कर देना भैया, चारों मत कर देना, इतने टैलेंट बस तुम्हारे पास ही हो सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, है ना। चलो अगला सवाल, ऑल ऑफ दीज हो गया आंसर, कर लोगे, हाँ कर लोगे तुम। चलो आगे, ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा, ओ माय गॉड, ऊर्जा का SI मात्रक जूली, है ना। सर जूली याद रहती है, जूल नहीं याद रहता है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो गया जूल, ये हो गया जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिमाण है। आकाश का रंग नीला होता है, कौआ काला होता है, कार्बन भी काला होता है, आकाश नीला होता है। भैया देखो आकाश नीला होगा कैसे, है ना, प्रकीर्णन की वजह से। जिस रंग का, है ना, जिस रंग का प्रकीर्णन होता है ज़्यादा, उसी कलर का आपको आसमान दिखाई देगा। नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए आसमान पूरा नीला दिखाई देता है। तो ड्यू टू प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। सर स्कैटरिंग क्या होता है, ये भी हमें बताएं, चलो बता देते हैं, है ना। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उस पर जो लाइट रेज आती है ना, तो इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, है ना, इधर उधर जत्र तत्र सर्वत्र फैल जाती है। तो अत्र तत्र जत्र तत्र सर्वत्र फैल जाती है, तो इधर उधर जो फैल जाती है, तो लाइट का इन छोटे छोटे कणों से टकराकर इधर उधर फैलना, ये कहलाता है प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन की वजह से ही, है ना, आपको क्या दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है ना, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। इस सवाल में तुमको एग्जामिनर बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, तुम बेवकूफ़ बनोगे नहीं, है ना, तुम बेवकूफ़ बनोगे, बहुत बेवकूफ़ बना रहा है तुमको। कैसे देखो, है ना, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अब समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एग्जामिनर ने 25 मीटर दे रखा है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, है ना। ये 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, एकदम गलत है, गलत है। आंसर तो आगे है, आंसर आगे है, आंसर, यस कम ऑन, आंसर आ जाओ। हाँ आंसर आगे है, देखो 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है ना। 25 सेंटीमीटर कैसे, मान लो यहाँ मैं पूजा जी लिख दूँ, ठीक है, और ऐसे देखें ऐसे, तो पूजा जी को देखने के लिए, ये जो नाम इस पर लिखा है पूजा जी, इसको देखने के लिए कम से कम, है ना, कम से कम इतनी 25 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो लगभग न्यूनतम दूरी कितनी है देखने की, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है ना। स्पष्ट, ये किताब तुम बहुत पास ले आओ, नहीं दिखाई देगा, थोड़ा दूर रखना पड़ता है ताकि आपको क्या हो जाए, दिखाई दे। चलिए आगे देखते हैं। 25 सेंटीमीटर, है ना। बेवकूफ़ बनाएगा एग्जाम, लेकिन बनना नहीं है, बेवकूफ़ बनाएगा लेकिन बनना नहीं है। चलिए आगे देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। फोकसांतर मतलब फोकल लेंथ। चलिए, और उसकी क्षमता पूछा है, उसकी क्षमता। तो मुझे बताओ, उत्तल लेंस है तो ये है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है। ये बेटा वक्रता केंद्र है, इसको हम 2f2 कह देते हैं।
आपकी इच्छा है, आप 1 कहिए 2 कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ये हो जाएगा 2f1, चलिए इसका ये हो जाएगा 2f, ओके सॉरी f1, ये हो जाएगा 2f1। अब मुझे बताइए इस मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएगी वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। अब मुझे बताइए ये फोकस इधर है, ये फोकस इधर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी फोकस दूरी होगी। अब ये जो फोकस दूरी है आप जानते हैं अगर इसको मूल बिंदु माने तो इधर की दूरी को धनात्मक, है ना, इधर की दूरी को धनात्मक और इधर की दूरी को क्या मानेंगे, ऋणात्मक। इधर की दूरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, तो फोकस दूरी क्या होगी उत्तल लेंस की, धनात्मक हो जाएगी। और फोकस दूरी दे रखा है 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 तोला नहीं 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ क्षमता क्या होगी, क्षमता को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर, है ना। पावर क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। अगर वो मीटर में हो तो, सेंटीमीटर में होगा तो ये हो जाएगा 100 बाई फोकस इन सेंटीमीटर, है ना। तो 100 तो दिया है भाई, है ना। फोकस कितना है 50, 50 गुना 100, है ना। और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। चलो भैया तो हो जाएगा 2D, क्या आंसर हो जाएगा 2D, क्या आंसर हो जाएगा प्लस का 2D, माइनस में मत जाना, प्लस का 2D होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल है, एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, नहीं बताएंगे, 5 होते हैं, नहीं बताएंगे 5 होते हैं, है ना। 2 त्रिभुजाकार होता है, 2 त्रिभुजाकार होता है, 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 आयताकार होता है। लो बता दिए, आयताकार, आयताकार तुम सबको बता दो, तुम शेयर करके सबको बता दो, है ना। हम तुमको बता दिए, तुम सबको बता दो, हैं, तुम भी तेज बनो भैया, तुम भी बताओ सबको, हम तो बता दिए तुमको, तुम बताओ सबको। चलिए आगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम गजब, मजा आ गया भाई साहब। सवाल बहुत लजीज है ना, लजीज टेस्टी है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। जो हमारे आंखों में लेंस है, हमारी काली काली आंखों में, है ना, ये झील से गहरी आंखों में जो लेंस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी बदल सकते हैं। कोई बहुत दूर है, आए हमारे चच्चा है क्या, हाँ बहुत दूर, पास है तो है, हमारे चच्चा नहीं है, लागत रहे में चच्चे रहे, हाँ वो नहीं है, हाँ वो नहीं है, तो तुम अपनी आंखों की फोकस दूरी को बदल सकते हो, है ना। कोई बहुत दूर है तुम देख लेते हो तुम हो, हाँ तो आंखों की फोकस दूरी क्या हो सकती है चेंज, पास आया तो फोकस दूरी अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तुमने कभी कैमरा यूज किया है, बहुत दूर ले जाओगे अपने आप कैमरा का फोकस दूर चला जाता है, पास ले आओ अपने आप पास आ जाता है। एक सवाल भी है इसमें, एक सवाल है इसमें कि कैमरा में कौन सा लेंस यूज होता है, तो जो हमारी आंखों में लेंस यूज है कैमरा में भी वही लेंस यूज है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आइए इसमें क्या कहा गया कि अपनी फोकस दूरी कैसे बदल सकते हैं, तो हमारे पास एक मसल होती है, स्पेशल टाइप की मसल है आंखों में, पक्षमापी पेशी जिसको सिलियरी मसल्स कहा जाता है, और उसकी मदद से आप फोकस बदल सकते हैं। उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, फोकसवा बदल सकते हैं। हाँ हाँ ससुरा बदल गया फोकस, लो बदल दिया हम। अरे तुम भी बदल सकते हो फोकस, तुम भी बदल सकते हो फोकस। तुम्हारा फोकस क्या है, तुम्हारा फोकस बोर्ड होना चाहिए अभी, हाँ बोर्ड होना चाहिए एकदम एकदम। 10 दिन बचा है भैया, 10-12 दिन बचा है, एकदम आग लगा दो, है ना। इतने पढ़ाई करो भैया एकदम मजा आ जाए। एक भी सवाल देकर ये नहीं लगे कि नहीं बनेगा हमसे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग मिलके, है ना, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अरे एकदम मजा आ जाएगा भाई साहब। आइए देखें, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अरे यार ये तो एकदम क्या बताएं, है ना, ये तो स्वीटी को भी पता है, हाँ स्वीटी को भी पता है। एक बार स्वीटी से पूछा था बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, क्योंकि स्वीटी स्वीट है तो सवाल भी स्वीट आया था, है ना, सवाल भी स्वीट आया था। कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम पता है क्या है, पहला नियम है, जैसे देखिए हमारे पास ये सतह है, ये परावर्तक सतह है ना, ऐसा सतह जिससे परावर्तन की घटना होती है, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। यहाँ ये किरण आई, है ना, किरण आई टकरा के चली गई। मान लीजिए मिरर की सतह है, दर्पण की सतह है, तो क्या ये लाइट दर्पण फाड़ के जाएगी, मिरर फाड़ के थोड़ी लाइट जाती है, टकरा के लौट जाएगी, टकरा के लौट जाएगी। आने वाली को क्या कहेंगे, आपतित, आने वाली को आपतित, ओहो आने वाले को आपतित कहते हैं, और जाने वाली को परावर्तित कहते हैं। जो चली गई परावर्तित, आज टकरा के गई है टेंशन मत लो, खुशी वाली बात है, परावर्तित, 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 ठीक है। और सतह से जो 90 डिग्री पे एक रेखा, ये काल्पनिक रेखा होती है, उसे अभिलंब कहते हैं। अभी डाला है ना, इसलिए अभिलंब नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। देखो बोर्ड में ही आ गया, बोर्ड से बाहर नहीं है किरणें, है ना, बोर्ड में ही आ गया। दूसरा है ना आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों कोण का मान बराबर है,
इसका मतलब क्या, इसका मतलब जितने एंगल पे किरण आएगा उतने एंगल पे लौट जाएगी। तुम कभी गेंद ले लो, गेंद ले लो, दीवार पे तुम जितने एंगल पे मारोगे उतने एंगल पे वापस आ जाएगा। हाँ, ये दोनों नियम आपको समझ में आ गया। 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आ गया सवाल जो हम कह रहे थे तुमको, आ गया ना। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। कौन सा लेंस फोटोग्राफी में यूज किया जाता है ना, कौन सा लेंस? एक कैमरा में यार उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस, हाँ कन्वेक्स लेंस, यस। चलो आगे, कैमरा चलाए हो ना, हाँ आंख और कैमरा में कोई अंतर नहीं। चलो आगे, अगला सवाल है, हाँ यही सवाल है ना, यही सवाल है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी, है ना। कभी किरण तो भैया हमारे तरफ से नहीं गुजरी, कह रहा अवतल दर्पण से गुजर गई, तो पहले बना लेते अवतल दर्पण, हाई वाला दर्पण। ओ हो ओ राजा जी, हाई वाला दर्पण जानते रहा, अवतल बा, अवतल, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष। अगर कोई किरण है ना लंबवत जा रही, इसका मतलब वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र से। क्या बोला? एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? तो भैया लंबवत जा रही तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तब बनेगा जब ये केंद्र वक्रता केंद्र से जाएगा। और जब कोई किरण किसी सतह पर या मिरर के सतह पर या दर्पण के सतह पर लंबवत जाती है तो जैसे जाएगी वैसे लौट जाएगी। ऐसे गई थी, ऐसे आ गई, अरे ऐसे गई थी, ऐसे आ गई, ऐसे गई थी, ऐसे आ गई, यानी कि ऐसे गई थी, ऐसे आ गई। कैसे गई, कैसे आगे देखो, कैसे गई, फिर से देख लो। ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, पोलवा देखो, भोलवा, ये है पोलवा, फिर से देखो, है ना, फिर से देखो, ये है भोलवा, ये देखो भोलवा, ये है पोलवा, है भोलवा, पोलवा देखो, है ना, ये मुख अक्ष, ठीक है। यहाँ से अगर कोई रे जाए, यहाँ जाए तो जैसे जाएगी वैसे ही लौट जाएगी, जैसे गई थी वैसे लौट गई, यानी वक्रता केंद्र से गई थी, वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। आंसर मिल गया आपको, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो आगे देखिए, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। आगे देखिए, अगला सवाल है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, है ना, क्या नहीं होगा भैया? अपवर्तन नहीं होगा कि विचलन नहीं होगा कि वर्ण विक्षेपण नहीं, क्या नहीं होगा, है ना, जवाब नहीं होगा। क्या जवाब है हमारे पास? ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण, यानी एक वर्णी का मतलब क्या? एक वर्ण वाला, यानी कि ऐसा रे जिसमें एक ही कलर हो। आप जानते हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनको हम विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR। और तुमको अगर अंग्रेजी में नहीं याद होगा तो याद होगा बैजानी, हरा, पीना, ला, बैजानी, हरा, पीना, ला, है ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, है ना, नारंगी, लाल, सब याद होगा तुमको। तो अगर मैं यहां से लाल किरण ले भेज दूं, क्या भेज दूं? लाल किरण प्रिज्म से, तो प्रिज्म से अगर लाल किरण भेजेंगे तो भैया अपवर्तन तो होगा, क्योंकि किरण मुड़ेगी, है ना, किरण मुड़ेगी। जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। और आप मुझे बताइए, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे ऐसे जाती, तो कितना मुड़ के गई है? ये क्या, इतना मुड़ के गई है, जाना चाहिए ऐसे लेकिन चली गई ऐसे। ये एंगल डेल्टा है ना, इसको डेल्टा कहते हैं या फिर विचलन कहते हैं। तो अपने पथ से विचलित हो गई तो विचलन भी हुआ, अपवर्तन भी हुआ, लेकिन क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा पूछा है, क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। यानी कि अब अलग अलग रंगों में नहीं टूट सकता। जब अगर श्वेत प्रकाश जाती है तो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, यही तो होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यही तो होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अभी यहां तक अपन ने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब बचा 40 सवाल, अब बचा 40 सवाल। अब ये जो 40 सवाल बचा है हम अगले एपिसोड में करेंगे। ये पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया है, पार्ट 2 में फिर 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, आपकी जो भी टीचर है ना सर्वोत्तम के इस यूट्यूब चैनल पे जो भी टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो बना के दिखा रहे हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, वो भी जाकर देखिए, उस पर भी कमेंट करिए। एकदम जबरदस्त वीडियो होने वाला है, तो आप लोग उस सेशन को भी शेयर करिए, इसको भी देखिए। SST का वीडियो अपलोड हो चुका है, मैथ का वीडियो अपलोड हो चुका है, साइंस का ये दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है, 2023 का हमने कर दिया, 2022 का कर रहे हैं। तो जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है एग्जाम का। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।